वीर सावरकर, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ हिंदुत्व। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है और आकाश बाबू को मेरा लाल सलाम। सावरकर अपनी ही किताब सिक्स ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में मुसलमान महिलाओं के रेप को सही भी ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता वश में आकर नहीं बल्कि धार्मिक कारणों के चलते अगर ये कांड करते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं। वीडियो की शुरुआत ही होती है बहुत ही आउटरीचियस एलिगेशन से कि रेपिंग अ मुस्लिम वुमन इज जस्टिफाइबल। सावरकर जी ने जो ये रेफरेंस जो ये कोट कर रहे हैं यहाँ पे, कहीं भी उस बुक में कहीं भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। बिल्कुल ये कोट नहीं है ये, बल्कि जिसने ये लिखा है आर्टिकल उस बंदे की ये खुद की इंटरप्रिटेशन है, खुद के उसने लिखा है और उसको ये ऐसे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं यहाँ पे आकाश बाबू कि ये खुद कोट किया है सावरकर ने। सावरकर ने क्या बोला उसको समझने के लिए आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, तब आपको पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। क्योंकि पूरी बुक में शुरुआत ये जो डिस्कस किया गया है, बताया गया है इस बुक में, वो ये है कि इस्लाम से आने से पहले भारत कैसा था, इस्लाम से आने के बाद जो जो एट्रोसिटीज़ हुई है, जो जो उन्होंने, तो यानी उन्होंने सारी प्रोसिक्यूशन के बारे में डिस्कस किया है पूरी बुक में। 439 पैरा में बात करते हैं, इट वॉज रिलीजियस ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम टू किडनैप एंड फोर्स इनटू देयर ओन रिलीजन नॉन मुस्लिम वुमेन्स। मैं यहाँ पे कोट कर दूँ 448 पैरा में, हिंदू वुमेन वर कंसिडर्ड काफिर एंड बॉर्न स्लेव्स. So the Muslim women were taught to think it is a duty to help all in a possible way. So their molestation and forcibly converted to Islam. No Muslim woman, whether a begum or a beggar, ever protested against the atrocity committed by their male. अभी पूरा पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं पूरी चीज़ नहीं पढ़ूंगा। यानी कि उन्होंने दिखाया था कि कितना एक्टिव रोल प्ले करती थी मुस्लिम वुमेन। लास्ट में उन्होंने बोला द मुस्लिम वुमेन ऑल ओवर इंडिया कंसिडर इट देयर होली ड्यूटी टू डू सो। इसके अलावा जब हिंदू किंग जो मुगलों के खिलाफ कोई भी वॉर जीते थे तो हिंदू किंग जो है एट्रोसिटीज नहीं करते थे मुस्लिम वुमेन के अगेंस्ट, हमेशा टॉलरेंट रहे, शिवेलरी एटीट्यूड रहा है। इतनी सब कुछ शिवेलरी दिखाने के बाद भी क्या कभी उन्होंने इसके लिए थैंकफुल हुए हैं? कोट करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, हिंदू वर टू शो शिवेलरी टू एनीबॉडी इट शुड हैव बीन टू देयर ओन हिंदू वुमेन फर्स्ट। और यानी कि सबसे पहले जो इनका जो जितना भी ये अच्छा भाव है, जितनी भी शिवेलरी है, जितने भी ये सेवा भाव है, ये सबसे पहले अपनी खुद की औरतों के साथ होना चाहिए। खुद की औरतों को जब मर्डर होता है, रेप होता है, ये सब चीज़ें अबडक्ट कर ली जाती है, फोर्सफुली उठाई जाती है, इस्लाम में कन्वर्ट की जाती है, तो सबसे पहले उनका कर्तव्य होता है कि उनको बचाना। उसके अलावा बात करते हैं जैसे कि रामचंद्र जी ने ताड़का का वध किया था। अब वो जो ताड़का का वध है, क्या आप उसको बोलेंगे कि आपको क्षत्रिय हिंदू अपर कास्ट ने किसी दलित ताड़का राक्षस का औरत का मर्डर कर दिया, मार दिया, उसको हत्या कर दी उसकी, क्या आप उसको ऐसे प्रेजेंट करोगे? सावरकर का यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट है कि आप अगर युद्ध में हैं, चाहे वो ताड़का हो, चाहे वो शूर्पणखा हो, आपको जेंडर में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी क्रिमिनल है, कोई भी क्राइम कर रहा है, उसके हिसाब से लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे रियल ये है। आपको पता होगा कि सावरकर ने काउ वर्शिप के लिए मतलब उसके अगेंस्ट है। काउ वर्शिप जब हम करते हैं, इतना हम किसी को भगवान का रूप देते हैं, ये चीज़ हमारी वीकनेस बन गई है और इसी की और मुस्लिम इन्वेडर्स हमेशा इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते थे। जो वॉर में ये हमेशा काउस को आगे रख लेते थे और हम हिंदू सरेंडर कर देते थे, उसके बाद ये सारे मुस्लिम जो इन्वेडर्स आके हमको मार देते थे। तो अब यहाँ पे सावरकर ये बोलते हैं कि अगर वो हिंदू राजा उस युद्ध में अगर वो उन गायों को मार देते जो उनको एज अ बेट यूज़ किया गया था, तो वो उन लाखों गायों को बचा लेते जो मुगल उसके बाद जो सत्ता कायम कर लेते हैं, मुस्लिम रूल कायम कर लेते हैं, उसके बाद जो उन्होंने लाखों गायों को मारी जाती हैं, तो वो सारी सेक्रीफाइस नहीं होती लाखों गाय। अब यहाँ पे इनका कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है कि हिंदुओं को गायों को मारनी चाहिए, वर्शिप नहीं करनी चाहिए, मारनी चाहिए। यहाँ पे ये मतलब नहीं है। अगर इसको चाहे तो अब इसको भी टोटली डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट कर सकते हैं कि सावरकर बोल रहे हैं कि गायों को मारो। वही कॉन्टेक्स्ट में मुस्लिम वुमेन के लिए बोल रहा है कि अगर कोई मुस्लिम वुमेन कोई भी वॉर में मुस्लिम के साथ खड़ी रहती है और खुद वो दंगों में साथ खड़ी रहती है, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी सेम तरीके से उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं है कि सावरकर बोल रहे हैं कि रैंडमली कि आप उठो और हिंदू सारे जाके रेप करो मुसलमान को, जैसे ये हमारे आकाश बाबू प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट सावरकर जी ने वुमेन विडोज, जो हिंदू विडोज थी, उनके राइट्स के लिए भी फाइट करी थी। जो रीति रिवाज थे उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे। वही भारत रत्न बाय द वे जो हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। इस अवार्ड के अगर आप रेसिपिएंट्स की लिस्ट की बात करें तो उनमें आपको मिलेंगे सीवी रमन, राधा कृष्णन, अंबेडकर। इन अवार्डीज को पीएम से विचार विमर्श करने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं। मतलब
यहां भी पॉलिटिक्स। सो आकाश बाबू यहाँ पे अम्बेडकर जी को बहुत ही महान बता रहे हैं, तो मैं भारत रत्न अम्बेडकर जी के कुछ कोट बताना चाहूँगा और ये जानना भी चाहूँगा कि अगर यही चीज़ अगर कोई हिंदू आज की डेट में बोलता है, क्या उसे कोई कम्युनल बोलेगा, दंगाई बोलेगा, RSS बोलेगा, क्या बोलेगा उसे? मैं कोट पढ़ता हूँ अम्बेडकर जी के शब्दों से। The brotherhood of Islam is not a universal brotherhood of man, it is a brotherhood of Muslim for Muslim only. For those who are outside the corporation, यानी कि इस्लाम, there is nothing but contempt and enmity. उसके अलावा अम्बेडकर बोलते हैं कि मुसलमानों का जो पॉलिटिक्स है, मेथड है पॉलिटिक्स में, वो है दंगाइयों वाला, गैंगस्टर वाला. So long as this unlimited permission of living with their female slaves continue, it cannot be expected that there will be a hearty attempt to put out a stop to slavery in modern countries. Thus, the Quran in this matter of slavery is enemy of mankind, and women, as usual, are a greater sufferers. अंबेडकर। अब हमने विशेषज्ञों से बात किया, उनका मानना है कि बीजेपी ने ये वीर सावरकर वाला मुद्दा इसलिए उठाया ताकि इतने बड़े मैनिफेस्टो में कम से कम एक ऐसा वायदा तो हो जो बीजेपी एक्चुअली पूरा कर पाए। और अंडमान के काला पानी में सजा के लिए भेज दिया गया। सेल्यूलर जेल में आने के कुछ ही महीनों बाद इन्होंने अपनी पहली मर्सी पिटिशन लिखी। इसके बाद अगले 9 सालों में 6 माफीनामे लिखे। अब बात आती है मर्सी पिटिशन की, जो कि एक बहुत ही कॉमन अटैक है सावरकर के ऊपर, जो ये वामपंथी लोग हमेशा लगाते हैं। तो पहली बात तो मर्सी पिटिशन नहीं बोला जाता इसको, ये एक लीगल राइट होता है किसी भी कैदी का। अब इनमें से ये जो वामपंथी लोग हैं, एक पिटिशन के बारे में बात नहीं करते हैं। इफ माई नेम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए चीफ ऑब्स्टिकल इन द ग्रांटिंग ऑफ सच एमनेस्टी, देन लेट द गवर्नमेंट ओमिट माई नेम इन देयर एमनेस्टी एंड रिलीज ऑल द रेस्ट। दैट वुड गिव मी अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन एज माई ओन रिलीज वुड डू। अगर आपको लगता है कि मेरे को यहाँ अंदर रखकर कैद में रखकर औरों को आप छोड़ देंगे, तो आप उन सबको छोड़ दीजिए, मैं कैद में रहना पसंद करूँगा। तो ये वामपंथी इस पिटिशन के बारे में बात नहीं करेंगे। उसके अलावा एक ब्रिटिश था जिसका नाम है क्रेडॉक, जिसने सावरकर का इंटरव्यू लिया था। उसका क्या कहना था जब उनसे सावरकर से पूछा था कि आप अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हो? ही कैन नॉट बी सैड टू एक्सप्रेस एनी रिग्रेट और रिपेंटेंस फॉर वट एवर ही डिड। यानी कि कहीं भी सावरकर को कोई भी प्रायश्चित नहीं था या फिर कोई भी ऐसा वो नहीं था, रिग्रेट नहीं था कि जो उसने किया है। सो अब ये जितने भी वामपंथी लोग हैं जो सावरकर को बोलते हैं मर्सी पिटिशन लिखी थी, तो अब मैं बोलना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी क्यों लिख रहे थे फिर मर्सी पिटिशन सावरकर जी को बाहर निकालने के लिए जेल से? उनका मैं कलेक्टिव वर्क की बात करता हूँ, महात्मा गांधी वॉल्यूम 20, मैं कोट करता हूँ यहाँ पे। बट देयर आर सम नोटेबल पॉलिटिशियन ऑफेंडर हु हैव नॉट येट बीन डिस्चार्ज, अमंग दीज आई काउंट सावरकर ब्रदर्स। क्यों वो बोल रहे हैं कि इनको जेल से बाहर निकालने देना चाहिए? It is clear, therefore, that all the offences charged against Mr. Savarkar were of a public nature. He had done no violence. At the present moment, no falling in India. Now, the only reason for a still further restriction of the liberty of the two brothers can be danger to public safety. So I hold, therefore, that unless there is a absolute proof of that discharge of the two brothers, the case, however, cannot be so easily shelved. The public are entitled to know the precise ground upon which the liberty of the brother is being restrained in spite of the royal proclamation. The Savarkar brothers' talent should be utilized for public welfare. As it is, India is in danger of losing her two faithful sons. Unless she wakes up in time, one of the brother I know well, I had the pleasure of meeting him in London. He is brave, he is clever, he is patriot, and he was frankly a revolutionary. सचिंद्र नाथ सान्याल अपनी खुद किताब में बात करते हैं कि वो भी सावरकर के साथ ही जेल में थे और उन दोनों ने सेम पिटिशन लिखी थी, मगर सचिंद्र नाथ सान्याल को जेल से छोड़ दिया गया था और बरी कर दिया गया था, मगर सावरकर को नहीं किया गया था। जब सावरकर के अगेंस्ट जब केस लड़ा गया था, उनको अपना खुद का जो केस है वो खुद लड़ने नहीं दिया गया था, यानी कि उनको खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने नहीं दिया गया था और उनको जबरदस्ती 50 साल डबल लाइफ टाइम सेंटेंस उनको दिया गया, जो कि आज तक किसी भी क्रांतिकारी को नहीं दिया गया। उसके अलावा सावरकर ने 11 साल काला पानी की सजा झेली है। उसके अलावा 6 महीने उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बिताए थे, जहाँ पर रोज उनसे कड़ी मेहनत करवाई जाती थी। अगर काम नहीं करते थे, पूरा नहीं होता था, तो कोड़े मारे जाते थे। काला पानी की सजा के बारे में तो हम सब जानते हैं, इनको कैसे चेन करके बंद करके रहा। ये भी समझने वाली बात है कि इनको खाने के लिए क्या दिया गया था। सो ये जो लेफ्ट वामपंथी लोग जो सावरकर का मजाक उड़ाते हैं, जिसने 11 साल काला पानी की सजा झेली, अगर हम सावरकर की जो काला पानी की सजा को कंपेयर करें गांधी जी की और नेहरू की जो जेल में जाने का, तो ये नेहरू गांधी को जेल में छोड़ने जाते थे, इनको तो बड़े बड़े महलों में रखा जाता था।
आगा खां पैलेस में इनको बड़े बड़े महलों में रूम के अंदर, इनको कंफाइनमेंट रूम के अंदर, जो हम आजकल बोलते हैं हाउस अरेस्ट किया जाता था। ये जितने भी लेफ्ट वामपंथी लोग हैं, जो सावरकर को जिसने खुद 11 साल के काले पानी की सजा झेली, ये लोग नेहरू के बारे में बात नहीं करते कि नेहरू को जब एक सामान्य सी जेल में, जब पंजाब में नाभा जेल में डाला गया था 2 हफ्ते के लिए, उसके नेहरू जी की हवा गोल हो गई थी। जब 2 हफ्ते नहीं रह पाए थे उस जेल के अंदर, और सिर्फ 2 हफ्ते में जेल में रहकर नेहरू को टाइफाइड हो गया था, हाई फीवर हो गया था, और कई हफ्तों महीनों तक वो फिर बिस्तर में लेटे हुए थे। और जब मोतीलाल नेहरू को पता चला कि उसका जो बेटा है जवाहरलाल नेहरू अरेस्ट हो गया है, नाभा जेल के अंदर है, तो मोतीलाल नेहरू भाग खड़े हुए और उनको नाभा जेल में दौड़ पड़े और उसको बचाने के लिए वायसराय से माफ़ी मांगी कि नहीं, मैं अपने बेटे को दोबारा पंजाब में नहीं आने दूंगा। उसके बाद नेहरू को इस शर्त में छोड़ा गया कि वो दोबारा पंजाब में कभी दोबारा मुंह उठाकर नहीं आएंगे। सो अगली बार अगर कोई भी वामपंथी बात करता है सावरकर की मर्सी पिटीशन के बारे में, उनसे ये जरूर पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू की क्यों हालत पस्त हो गई थी 2 हफ्ते में ही नाभा जेल के अंदर, जो बिल्कुल एक सामान्य जेल में, और क्यों उनकी जो है मोतीलाल नेहरू जो है वायसराय को मर्सी पिटीशन लिखी थी कि मेरा बेटा पंजाब दोबारा नहीं आएगा, दोबारा कदम नहीं रखेगा, और इस शर्त में उसे छोड़ा गया था नेहरू को। ये कौन वामपंथी लोग हैं जो सावरकर को हमेशा बोलते हैं उसने मर्सी पिटीशन लिखी थी? ये वही लोग हैं जो खुद अफजल गुरु की मर्सी पिटीशन लिखते हैं। ये खुद वो है जो अजमल कसाब जैसे आतंकवादी की मर्सी पिटीशन लिखते हैं। इतनी बार तो इंडियन मीडिया पीओके नहीं मांगती जितनी बार इन्होंने दया याचिका मांगी। लेकिन सच तो यह है कि सावरकर को वीर का जो टाइटल था वो पहली बार उनकी जीवनी लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर में दिया गया। लेकिन इस किताब के प्रचारक रविंदर रामदास ने सावरकर के देहांत के सालों बाद यह बात बताई कि इस किताब के जो लेखक थे वो और कोई नहीं थे, खुद सावरकर जी है। आकाश बाबू को शायद इस किताब के बारे में नहीं पता। सदाशिव राजाराम रानडे जिन्होंने 1924 में बुक लिखी थी सावरकर के ऊपर, जिसमें उसने बोला था स्वतंत्र वीर विनायक सावरकर। और जहाँ तक बात है कि सावरकर को वीर की उपाधि किसने दी थी, वामन राव जोशी था, जो कि उन्हीं के साथ, बिल्कुल उन्हीं के साथ ही जेल में थे, उन्होंने सावरकर को दिया था ये टाइटल 1924 में। कोई भी बीजेपी लीडर आपको यह भी नहीं बताएगा कि सावरकर एक नॉन वेजिटेरियन थे। इनफैक्ट लंदन में जब गांधी इनसे मिलने गए और प्रॉन्स खाने से इनकार कर दिया तो सावरकर जी गांधी का मजाक उड़ा रहे थे। सावरकर की जो लाइफ थी ऑलमोस्ट वेजिटेरियन ही रही थी, मगर जब ये बाद में लंदन विदेश गए थे पढ़ने के लिए, वहाँ पे क्योंकि वेजिटेरियन फूड अवेलेबल नहीं रहता था उनके कैंपस में, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था नॉन वेज खाने के अलावा। तो उसके बाद फिर वो काला पानी की सजा में गए। जब उन्होंने लंबी सजा काटी वहाँ पे, तो वहाँ पे तो उनको ऑब्वियसली वहाँ पे कोई नॉन वेज तो सर्व नहीं कर रहा था। वहाँ पे उनको सारी जो है जली हुई या आधी पकी हुई या फिर उली हुई दालें मिलती थी। अब बात आती है कि गांधी का मजाक उड़ा दिया। वन ऑफ द ब्रदर आई नो वेल, आई हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग हिम इन लंदन, ही इज ब्रेव, ही इज क्लेवर, ही इज पेट्रियट एंड ही वाज फ्रैंकली अ रिवॉल्यूशनरी। सावरकर जी गांधी का मजाक उड़ा रहे थे। स्क्रोल में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक सावरकर ने अपने ही एक एसे में बीफ खाने को भी जस्टिफाई किया है। उन्होंने कहा है, foolishness led to the sacrifice of the nation for the sake of few cows and brahmins and temples। मैं नहीं कह रहा हूं, सावरकर जी ने कहा। पहली बात तो सावरकर का जो काउ प्रोटेक्शन की बात है या फिर काउ की जो बात करी थी कि आपको नहीं वर्शिप नहीं करना चाहिए, वो एक पॉलिटिकल उनकी ओपिनियन है और इसका एक पॉलिटिकल रीजन है। वो उसने क्यों बोला था सावरकर ने, ऑब्वियसली मैंने डिस्कस किया था। मुगल्स जो थे इस काउस को हमेशा वॉर में हमारे अगेंस्ट यूज़ करते थे, जो हमारी एक वीकनेस बन जाती थी, जिससे हम जो हमें सरेंडर कर देते थे मुगल्स के आगे। अब जो आकाश बाबू ने यहाँ पे कोट किया था कि टू सेव अ फ्यू टेम्पल, अ हैंडफुल ऑफ ब्राह्मण एंड सम काउस, वी एंड अप सैक्रिफाइसिंग आवर एंटायर कंट्री टू द फॉरेन पावर्स। तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। और ये लोग जो है हमेशा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करेंगे और अजीब से एलिगेशन लगाएंगे कि बीफ खाने को भी जस्टिफाई किया। आउटरेजियस क्लेम। मैं कोट करता हूँ यहाँ पे, हैंस टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेन द काउ इज बोथ आवर पर्सनल एज वेल एज फैमिलियल ड्यूटी, एट लीस्ट इन केस ऑफ हिंदुस्तान इट इज ऑल्सो आवर नेशनल ड्यूटी। देयर प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेंस एंड वेल बीइंग आर आवर ड्यूटी। In that sense alone, these are also our dharma and a duty। तो यहाँ पे बोलते हैं कि प्रोटेक्शन करना वो धर्मा भी हमारी ड्यूटी भी है। While I have no problem with protecting this beautiful creature। तो ये समझना जरूरी है कि कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है कि इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। बीफ खाने को भी जस्टिफाई किया है। मैं नहीं कह रहा हूं, सावरकर जी ने कहा है कि टू नेशन थ्योरी सावरकर ने जिन्ना से 16 साल पहले 1923 में एक एसे में
दे दी थी। प्रकाश बाबू को शायद ये नहीं पता है कि जब सावरकर पैदा भी नहीं हुए तो उससे कई साल पहले सर सैयद अहमद खान ने 1867 में बोला था कि हिंदू और मुसलमान कुड नेवर बिकम वन नेशन। और उसके बाद उन्होंने 1888 की स्पीच भी बोली थी जिसमें सावरकर 6-7 साल के होंगे हार्डली। उसमें बोला था कि टू नेशन द मोहम्मदन एंड हिंदूज कुड सिट इन सेम थ्रोन एंड रिमेन इक्वल इन पावर, वो सर्टनली नॉट। इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद में भी ये चीज टू नेशन थ्योरी की स्पीच ही दी थी कि और टू नेशन थ्योरी की बात करी थी ओपनली। उससे भी कई सालों पहले कार्ल मार्क्स ने टू नेशन थ्योरी की बात करी थी और मैं कोट करता हूँ, पीपल्स टू द सिंपल एंड कन्वीनियंट डिस्टिंक्शन ऑफ टू नेशन एंड ऑफ टू कंट्री, दोज ऑफ द फेथफुल एंड द इनफिडल्स, द इनफिडल इज द एनिमी। कार्ल मार्क्स के शब्दों में टू नेशन थ्योरी। सो अब मैं यहाँ पे कोट करता हूँ भारत रत्न अम्बेडकर जी को। उन्होंने क्या बोला था कि सावरकर क्या चाहते हैं, मैं कोट करता हूँ, दे डिफर ओनली एज ए रिगार्ड द टर्म एंड कंडीशन ऑन विच द टू नेशन शुड लिव। मिस्टर जिन्ना से इंडिया शुड बी कट इनटू टू, पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, द मुसलमान नेशन टू ऑक्यूपाई पाकिस्तान एंड द हिंदू नेशन टू ऑक्यूपाई हिंदुस्तान। Mr. Savarkar on another hand insists that although there are two nations in India, India shall not be divided into two parts. आगे भी वो बोलते हैं, द हिंदू महासभा इज अगेंस्ट पाकिस्तान एंड प्रपोज टू रेजिस्ट इट बाय ऑल मीन्स। सावरकर इतना पाकिस्तान के प्रचार में लगे हुए थे कि उन्होंने एंटी पाकिस्तान फ्रंट ही बना दिया था। लेकिन ये शायद पहली बार होगा कि कोई सरकार है जो ऐसे इंसान को अवार्ड देने की मांग कर रहा है जिस पर फादर ऑफ द नेशन गांधी के असैसिनेशन में इन्वॉल्व होने का इल्जाम भी लग चुका है। Narendra Modi government has placed most of the files regarding the assassination of Mahatma Gandhi in the National Archives. And I've had a chance to go through it, and I think it's very important for us because a lot of scurrilous comments are being made outside here. Even parliamentarians are making these remarks, and the Supreme Court has to pull them up and give them a stern warning. Is it not a fact that Gandhi didn't die immediately after he fell down? He was alive 40 minutes, and he was taken not to the hospital, which is only 5 minutes away. That time it was called Willingdon Hospital. Today it's called Lohia Hospital. And there's hardly any traffic in those days, you know that. And so they instead took him to Birla House, put him on the floor. And they did without consulting the doctor. They gave him a glass of water. And God knows what it did. And Gandhi died soon after. Second is, Gandhi went to the prayer ground with one hand on Manu and another hand on the shoulder of Abba, and both were eyewitness to Godse coming straight in front of Gandhi and putting the revolver and shooting. And she was neither of them was prosecution witness. There was no post-mortem. Why? Why no post-mortem? Godse was taken into custody and freed on 20th January 1948. 20th January, a man called Madan Lal Pawar had tried to blow up Gandhi in the prayer meeting. The bomb that they had exploded in the hedge near the prayer ground, and before it could be placed a platform where Gandhi was sitting. So Pawar ran away. Whether he was led to run away or not, we don't know. But Godse was taken captive, and then mysteriously he was let off, and they said that Godse has escaped. Moraji cited him. Moraji was the home minister of the Maharashtra, of the then called Bombay government, and he sent a message to Delhi saying that Godse is roaming around Bombay. Shall I take him into custody because of the 20th January incident of explosion, which misfired explosion? And the answer came from the center that was not required. So Godse was let free. And then on the 26th of January, he arrived by plane. Godse could not afford plane fares earlier, but that particular day he arrived by plane. And he stayed in the Marina Hotel, whose owner went later on to file the FIR.
another mystery which has not been connected. So somebody wanted Godse free. I have never seen a murder trial. You see, you've seen the murder trial of Nirbhaya's, how much time it took. This was finished all in 2-3 months, you see, or a few months. And what was the side effect of that? The implication of Savarkar and to defame him, and 2, the ban on RSS. The interesting part of this ban on RSS is that Sardar Patel, who as Home Minister ordered the ban, when after a year the RSS ban was lifted unilaterally by the government, wrote a congratulatory letter to Guruji and said, I have never been so happy as today to see that you have been freed without any charge. Now, question is, if RSS was an accused, they should have been named in the trial. They should have been prosecuted. It should have been there in the when they were filing the charges. RSS name doesn't figure anywhere. On what basis this propaganda has been going on that RSS did the assassination? So it was a plan of Jawaharlal Nehru. गांधी जी के मरने के बाद भारत रत्न अम्बेडकर जी का क्या कहना था वो भी हम देख लेते हैं. तो मैं यहाँ पे इनको कोट करता हूँ. माई ओन व्यू इज दैट ग्रेट मैन आर ऑफ ग्रेट सर्विस टू देयर कंट्री बट देयर आर ऑल्सो एट सर्टेन टाइम्स अ ग्रेट हिंड्रेंस टू द प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री. आगे भी वो कोट करते हैं, एज द बाइबल सेज दैट सम टाइम गुड कॉमेट आउट ऑफ इविल एंड आई ऑल्सो थिंक दैट द गुड विल कम आउट ऑफ दैट ऑफ द मिस्टर गांधी. जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें थी सावरकर के बारे में जो उन्होंने बताई स्टार्टिंग में, वो उन्होंने गॉड से इफेक्ट बता के बताया. यानी कि जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें उसको गॉड से इफेक्ट बना के ये उसमें एक नेगेटिव टैग देना चाह रहे हैं उसको. मैं आपको बताता हूँ रियल में सावरकर का क्या योगदान रहा है हमारी इंडिपेंडेंस में. सावरकर द फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी गांधी से बहुत साल पहले. फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी थे जिन्होंने बॉयकॉट किया था, बॉनफायर किया था फॉरेन गुड्स का, यानी कि जो हम बोलते हैं ना फॉरेन कपड़ों की जो होली चलाई गई थी 1905 में. गांधी जी से बहुत पहले ही सावरकर जी ने ये चीज़ कर दी थी. सावरकर ने फर्स्ट सीक्रेट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई थी, अभिनव भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी. सावरकर ने टोटल अबोलिशन ऑफ कास्ट की बात करी थी, यानी टोटल जो पूरा कास्ट सिस्टम है उसको पूरा खत्म करने की बात करी थी, जो अम्बेडकर ने भी बात करी थी. उसके बाद सावरकर ने बोला था कि जो वैदिक लिटरेचर है वो सिर्फ एक कास्ट के लिए नहीं होना चाहिए, पूरे यूनिवर्सल चीज़ है, हर पूरी मैनकाइंड के लिए, हर कास्ट वाला हर किसी के लिए ये सब चीज़ें पढ़ सकता है, हर किसी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए. उसके बाद सावरकर ने जो व्यवसाय के आधार पर जो जाति भेदभाव था उसके विरोध उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि बर्थ बेस्ड जो भी प्रोफेशन होता है, चाहे वो जैसे कि चमड़े का है तो उसको हिसाब से दलित माना जाए. नहीं, उन्होंने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ ये कर्म के आधार पर इसे माना जाएगा, जिसका जो कर्म होगा वो अपने हिसाब से कर्म के हिसाब से बन सकता है. उसके अलावा सावरकर ने अनटचेबिलिटी, छुआछूत के ऊपर अगेंस्ट बोला था कि नहीं, ये स्पर्शबंदी होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए. उसके अलावा इंटरकास्ट डाइनिंग, यानी कि जो दलित हैं, जो निचली कास्ट लोग हैं, उनके घरों पे जाके खाना यानी कि डाइनिंग करना एक दूसरे के साथ, वो भी सावरकर ने खुद किया था, दलितों के साथ बैठ के खाना खाया था. इतना ही नहीं, सावरकर की जो किताब थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो एक बाइबल बन गई थी. जितने भी क्रांतिकारी थे, चाहे वो भगत सिंह हो चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो. इतना ही नहीं, भगत सिंह इतने इन्फ्लुएंस है सावरकर से कि उन्होंने अपनी जेल नोटबुक में सावरकर को कोट किए थे उनकी खुद की बुक हिंदू पर बादशाही. सब बात यही होती है कि ये वामपंथी लोग ना खुद सावरकर को पढ़ते हैं और ना दूसरों को पढ़ने देते हैं, क्योंकि इनका अपना खुद का प्रोपेगेंडा पहले हाई रहता है. ये इतना जो है कैरेक्टर असैसिनेट कर देंगे उस पर्सन की, उसकी, ताकि आप उसका नाम सुनते ही आपको जो है बिल्कुल घिन आने लग जाए, ताकि उस बंदे के बारे में लोग पढ़े ही ना, जाने ही ना उस बंदे के बारे में. पहले ब्रिटिश खौफ खाते थे सावरकर से, आज की डेट में लेफ्ट वामपंथ है ये खौफ खाते हैं सावरकर से.